तो मुसलमानों को पॉलिटिकली इनविजिबल कर दिया उन्होंने। प्रधानमंत्री की सरकार ने इस साल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज का 40% बजट कम कर दिया। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है बताइए। किसी भी सब समाज का उसकी पहचान इस बात से होती है कि वहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय रहता है वो कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। मुसलमान और लोकतंत्र के नाम पर मोदी को घेरने की विपक्षी कोशिश क्या फेल हो गई है? अल्पसंख्यकों और लोकतंत्र के नाम पर अमेरिका से आया मोदी का ग्लोबल संदेश क्या उन्हें 24 की रेस जिता देगा? और 24 से पहले क्या विपक्ष एक्सपोज हो गया है? और जब बात विपक्ष की हो रही है, विपक्ष के एक्सपोज होने की बात हो रही है, तो सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं जो कि पटना से आ रही है। आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है इस बीच, जबकि पटना में विपक्षी दलों की बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। और यह ऐलान किया गया है कि अध्यादेश पर चूंकि कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड सार्वजनिक तौर पर क्लियर नहीं किया है, इसलिए वो विपक्ष की बैठकों से दूरी बनाएगी। रुख साफ जब तक नहीं होता है कांग्रेस पार्टी का, तब तक आम आदमी पार्टी विपक्ष की जितनी बैठकें होंगी उन बैठकों से दूरी बनाएगी। अब सोचिए, विपक्षी एकता की बातचीत हो रही थी, विपक्ष एक साथ चुनाव मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया जा रहा है, जो नीतीश कुमार ने जिक्र किया। लेकिन एकता देखिए कि एक अध्यादेश के नाम पर, अध्यादेश का समर्थन नहीं करने और करने के नाम पर अभी से विपक्षी एकता में दरार दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बड़ी खबर पर अभी हमारी नजर रहेगी। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे का आज आखिरी दिन है, लेकिन बीती रात जब आप सो रहे थे तो पीएम मोदी ने 7 समंदर पार से लोकतंत्र की ऐसी हुंकार भरी कि अमेरिकी संसद तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजती रही। पीएम मोदी ने अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करते हुए भारत को सभी पंथों को मानने वालों के लिए घर तो करार दिया ही, इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में भारत के लोकतंत्र का डंका भी बजा दिया। पीएम मोदी से भारत में अल्पसंख्यकों, खासतौर पर मुसलमानों के अधिकारों पर सवाल किया गया था। तो सुनिए कैसे पीएम मोदी ने दो टूक जवाब दिया कि उनकी सरकार में कोई भेदभाव नहीं और वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर चलते हैं। Mr. Prime Minister, India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics. As you stand here in the east room of the White House, where so many world leaders have made commitments to protecting democracy, what steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है। जो भी उसके हकदार हैं
उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। अमेरिका से पीएम मोदी का लोकतंत्र पर ग्लोबल संदेश आया, वो आपने सुना। लेकिन पीएम मोदी के से इस सवाल के होते ही देश में सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट कर पूछा कि 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री का जवाब इतना कमजोर क्यों है। अगर गांधी के सत्याग्रह और अपने राजधर्म को निभाया होता तो आज वैश्विक पटल पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की दहाड़ सुनाई देती। वो सीना ठोक कर और हुंकार भरकर अपने देश के अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा पर जवाब देती। इतना ही नहीं, कांग्रेस के महासचिव तारिक अनवर ने तो यहां तक कह दिया कि देश में अल्पसंख्यक समुदाय को प्रोटेक्शन नहीं है। अमेरिका जो सबसे पुराना जो लोकतांत्रिक देश है और कहा जाए कि सबसे शक्तिशाली देश है, आज वहां के पूर्व राष्ट्रपति इस सवाल को उठा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वहां के मुस्लिम समुदाय को या अल्पसंख्यक समुदाय को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। ये जो बहुत डेंजर कहा जाए या खतरनाक पहलू है हमारे देश का। किसी भी सब समाज का उसकी पहचान इस बात से होती है कि वहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय रहता है वो कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। बात मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों की आई तो ओवैसी कहां पीछे रहने वाले थे। ओवैसी ने दो टूक कह दिया कि यह सरकार माइनॉरिटी को दबाने में लगी है। सुनिए। प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया है वो तो वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कह रहे हैं। उसमें जिसको उम्मीद होगी प्रधानमंत्री से उम्मीद रखें, मगर उनका जो 9 साल का ट्रैक रिकॉर्ड किया, उन्होंने तो मुसलमानों को पॉलिटिकली इनविजिबल कर दिया। उन्होंने कंप्लीटली है ही नहीं कोई, ना उनकी पार्टी टिकट देती, ना उनकी पार्टी एम्पावरमेंट करती। और फिर खुद प्रधानमंत्री की सरकार ने इस साल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज का 40% बजट कम कर दिया। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है बताइए। अब चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट आगे बढ़ने वाली है। सवाल यह कि मोदी वर्सेस विपक्षी मोर्चा, मुसलमानों को किस पर भरोसा है। सवाल यह भी कि मोदी के साथ मुसलमान तो क्या सेकुलर गैंग परेशान है। मोदी मुसलमान लोकतंत्र 24 से पहले विपक्ष एक्सपोज हो गया और जो पटना में हो रहा है उससे भी इस बात का जिक्र उठता है। मोदी का ग्लोबल संदेश, कौन जीतेगा 24 की रेस, इन सभी सवालों के इर्द गिर्द आज की डिबेट आगे बढ़ने वाली है। अब आपका परिचय आज के मेहमानों से। गुरु प्रकाश पासवान भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नाजिया इलाही खान एडवोकेट हैं, एक्टिविस्ट हैं। अवनिजेश अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। अब्बास हैदर समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। दानिश कुरैशी एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता। माजिद हैदरी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गुरु प्रकाश पासवान जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। दो बातें, एक तो पटना में हुंकार, लेकिन केजरीवाल वहां से गायब हैं। विपक्षी एकता में दरार, ये तो शायद आप लोग खुश हो रहे होंगे, लेकिन ये बार बार माइनॉरिटीज को लेकर के आप लोग दबा रहे हैं, बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ अमेरिका में कहा, ओवैसी को आपने सुना। देखिए, हमें कुछ चीजें समझने की आवश्यकता है और बार बार हमारे ऊपर जो आक्रमण होता है, और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। देखिए, पहली बार हमने देखा है, पहली बार वो तो उत्तर प्रदेश की बात हो, उत्तर प्रदेश में पसमानदा मुसलमान समाज से आने वाले दानिश रिजवान अंसारी, उनको कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 को हटाया गया तो जम्मू कश्मीर के गुजर मुसलमान समाज से आने वाले, बकरवाल समाज से आने वाली गुलाम अली, उनको राज्यसभा भेजा गया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। जब ट्रिपल तलाक का एबॉलिशन होता है तो किसको लाभ मिलता है। हमारी कोई भी कल्याणकारी योजना हो, वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री नल जल योजना हो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, हर योजना में हमारे मुसलमान समाज के भाई और बहन लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन बार बार कुछ माइनॉरिटी के नाम पे जो वोट मांगने का काम करते हैं, उनको इससे पेट में दर्द होता है। आज मुसलमान समाज की महिलाएं, मुसलमान समाज के युवा, आज सब लोग नरेंद्र मोदी जी के शासन में, नरेंद्र मोदी जी के सरकार के साथ मजबूती से काम कर रहा है। जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष में महागठबंधन, और महागठबंधन जो कि नीतीश कुमार जी चला रहे हैं, उस महागठबंधन में मुसलमानों के लिए जगह नहीं है, उस महागठबंधन में महादलितों के लिए जगह नहीं है। इस महागठबंधन में महादलित कहां है। मांझी जी, जीतन राम मांझी जी महादलित समाज से आते हैं, इतने बड़े नेता, उनको अपमानित करके आपने भगाया, क्या हुआ उसका। पिछड़े समाज से आने वाले उपेंद्र कुशवाहा जी, आपने उनको अपमानित करके भगाया, क्या हुआ उसका।
आज बिहार में आपके शासनकाल में 1700 करोड़ का पुल गिर जाता है और आप राजनीति कर रहे हैं, बारात बना रहे हैं। और ऐसा बारात बन रहा है जहां घोड़ी तैयार है, भोजन तैयार है, लेकिन दूल्हा कौन होगा पता ही नहीं है। क्या ये तय हुआ कि कौन किस सीटों पे लड़ेगा? क्या ये तय हुआ कि फेस कौन बनेगा? मोदी जी से आपको लड़ना है। कुल मिला के बात इतनी सी है राकेश जी, इन सबको मोदियाबिंद हो गया है। ये मोदियाबिंद के बीमारी से ग्रसित लोग हैं और इनके पास कुछ भी कंस्ट्रक्टिव, कुछ भी सकारात्मक, ठीक है गुरु प्रकाश जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा और ये सवाल जरूर उठेगा। दलितों की बात, महादलितों की बात, नीतीश कुमार कहते हैं कि वो इसी बात की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव पहुंचे थे, वो तो पीडीए का नारा दे रहे हैं। मैं आगे आपसे इस पर सवाल करूंगा, लेकिन दानिश कुरैशी मैं आपके पास आ रहा हूं। बजट कम कर दिया, दबाया जा रहा है, और अगर मैं आपके सामने आंकड़ा रखूं मुसलमान कल्याण बजट का 2013-14 से 19-20 में क्या हुआ, हज कोटे को लेकर स्थिति क्या है, वक्फ प्रॉपर्टीज का डिजिटाइजेशन कैसे हुआ, किसको फायदा हुआ, इन सारी योजनाओं का फायदा किसको मिल रहा है? देखिए, योजनाओं की बात जो आप कह रहे हैं ना पांडे जी, मैं आपको एक बात बता दूं। सबसे पहली बात के आज अगर बात कर रहे हैं मुसलमानों की, तो आपको योजनाएं क्यों देनी पड़ रही हैं? योजनाएं इसीलिए तो देनी पड़ रही हैं क्योंकि आपने कुछ दिया ही नहीं। और मैं तो ये कह रहा हूं कि अकेले माइनॉरिटी के बजट की जो बात है, तो उस पर आप वो ब्लैक पे व्हाइट पेपर इश्यू कर दे, बताएं कि क्या किया उन्होंने। दूसरे नंबर की बात कि देश के जो हालात हैं वो तो आपके सामने है। खुद मोदी जी जब गुजरात के अंदर में आते हैं, द्वारका को लेकर, उसको लेकर क्या भाषण कर रहे थे, आप देख रहे थे। नाजिया शुरुआती टिप्पणी में बीच में नहीं, मैं आता हूं आपके पास। दानिश मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, दानिश अपनी बात पूरी करिए। बस तो मैं ये कहने का मतलब यही है कि आप देखिए कि गुजरात के अंदर में अभी जूनागढ़ में आज के भी हालात है। आज अभी सुबह की घटना है वहां पर कि वहां लोगों को निकाल के मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर नमाज पढ़ने के लिए रास्ते में किसी को रोक दिया गया बस में से, तो उसको आप डिस्कार्ड कर देंगे। नहीं दानिश, ये प्रोपेगेंडा, मुसलमानों के नाम पर सियासत, आपकी पार्टी में ही मुस्लिमीन है, मैं बार बार जिक्र करता हूं। तो सर ये मुसलमान वाला कार्ड मत खेलिए दानिश कुरैशी। मैं ये पूछ रहा हूं, बतौर मुसलमान जवाब दीजिए। नहीं नाजिया मैं आता हूं। नाजिया एक मिनट, एक क्रॉस क्वेश्चन, उसके बाद सीधे नाजिया आपके पास आऊंगा। दानिश, बतौर मुसलमान आपका कौन सा हक छीन लिया गया? कौन सी योजना से आपको दूर रखा गया? कहां आपके साथ सौतेला व्यवहार हो गया? अच्छा सुनिए मैं बताता हूं। पांडे साहब, आप मेरे साथ आइए। मैं जिस जगह गुजरात में अहमदाबाद में रहता हूं, वहां से एक घर खरीदना चाहता हूं। वो गुजरात की सरकार में मुझे इजाजत नहीं है वो घर खरीदने की। क्यों? आ जाइए, चलिए अभी आ जाइए। नहीं, क्यों इजाजत नहीं है? क्योंकि आप मुस्लिम हैं। हाँ बिल्कुल। ये कहा किसने कहा आपसे? अरे गुजरात में कानून है भाई, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। क्या गुजरात में कानून है कि मुसलमान घर नहीं खरीद सकता? नहीं खरीद सकता। ऐसा कानून है क्या? बिल्कुल कानून है। गुरु प्रकाश, ऐसा कानून है क्या? पूछिए गुरु प्रकाश जी से। नहीं, मुझे देखिए, नेशनल टेलीविजन पे बिना तथ्यों के, बिना तर्कों के बात करने से आप अपनी तरफ जेल को आकर्षित कर रहे हैं। मैं आपको खुली चुनौती देता हूं। अरे अब आप सुनो तो सही। अरे अब लोकतंत्र की बात कर रहे हो तो सुनो तो सही। लोकतंत्र की बात कर रहे हो तो सुनो तो सही दानिश जी। मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, आप यहाँ कागज दिखाइए। आप बताइए कौन सा ऐसा कानून है जो कहता है कि मुसलमान घर नहीं खरीद सकता है? मैं खुली चुनौती देता हूं आपको। और यदि आप इस बात को स्वीकार, अरे आप बताओ ना, आप बताइए। अरे तो दिखाइए ना, कब दिखाएंगे आप? कल दिखाएंगे क्या? झूठ बोलते हैं डोमिसाइल को लेकर, झूठ बोलते हैं। नहीं तो आप एफआईआर रजिस्टर कर दीजिएगा मुझ पे, अगर झूठ बोल रहा हूं तो। मैं सरकार आपकी है, डाल दीजिएगा जेल में। दानिश ये वाकई चौंकाने वाली बात होगी। अगर मुसलमान होने के नाते कोई कहीं पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है, मुझे लगता है कि देश में कोई कानून नहीं होगा। आप पेपर निकालिए, तब तक मैं नाजिया के पास आता हूं। नाजिया, क्या आप हजम कर रही है बात जो दानिश कह रहे हैं? डोमिसाइल को लेकर राज्य का स्पेसिफिक अपना कोई कानून हो कि कौन खरीद सकता, नहीं खरीद सकता, वो बाध्यता एक अलग बात, लेकिन मुसलमान होने के नाते आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। दानिश की बात आपको ठीक लग रही है नाजिया? बिल्कुल, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। ये हजम करने के काबिल और लायक बात नहीं है। इनकी हठगर्दी और इनकी गुंडागर्दी और इनका क्रिमिनल एक्टिविटीज औरतों को डिप्राइव बंद हो जाता है। क्योंकि ये तो भारत में अभी सरकार है, इन्होंने औरतों को बहुत एनर्जेटिक बनाया है, औरतों को सम्मान दिया है, औरतों को, मुसलमान औरतों को इज्जत दिया है। ये इनके पेट में दर्द और जुलाब स्टार्ट हो गया है, इनको लूज मोशन स्टार्ट हो गया है। मैं पश्चिम बंगाल की सोसाइटी में रहती हूँ, वहां पर 42 घर हिंदू है। ठीक
ठीक ठीक। नाजिया आपके ऑडियो में कुछ इश्यू है, जब तक वो ठीक होता है मैं दोबारा आपके पास आता हूं। लेकिन माजिद हैदरी, क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं है जो बात कही जा रही है मुसलमानों को लेकर? राकेश भाई, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जहां विदेशी ताकतें हमारे भारतवर्ष की तरफ उंगली उठाएंगी, आवाज उठाएंगी, तो मैं वहां कह दूं कि हम 130 करोड़ भारतीय एक परिवार हैं और हमारे परिवार के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। हमारे घर में जो बात हो वो घर की बात है। लेकिन यहाँ पे बात होती है कि हमारे देश में ऐसे हालात क्यों हो रहे हैं कि विदेशी ताकतें हमारे हालात पर उंगली उठाती हैं। नहीं, कौन सा हालात हो गया भाई? मुझे हालात समझाइए, ऐसे हालात वैसे हालात। दानिश भाई अभी पेपर खोज रहे हैं कि कहां लिखा गया है कि मुसलमान गुजरात में जाकर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है। तो ऐसे वैसे मत करिए, स्पेसिफिक बात करिए। कौन सा हक से आपको मरहूम रख दिया गया? मुसलमान होने के नाते कौन सी बाध्यता आपको देश में हो गई? स्पेसिफिक बात करिए, उदाहरण देकर, इधर उधर की बात नहीं। डॉक्टर साहब, ऐसी क्या वजह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जम्बो कैबिनेट में एक भी मुसलमान नहीं है? नहीं, ये बात मत करिए। नहीं, ये 10-12 बात कह चुका है माजिद। मैं बिल्कुल बोल के भागने नहीं दूंगा। मैं आता हूं, दानिश आपके पास आऊंगा, निकाल कर रखे रहिए। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, देख लीजिएगा। अरे आर्टिकल नहीं, आप केस दिखा रहे थे भाई। अरे केस ही है ये केस है, पढ़िए आप उसको। हाँ ठीक है, लिंक भिजवाइए, मैं सर पढ़ूंगा, उसके बाद उस पर टिप्पणी करूंगा। लिंक भिजवाइए, मैं पढ़ूंगा, उसके बाद टिप्पणी करूंगा। गैस टीम को भेजिए, गैस टीम मुझे रिवर्ट करेगी। गैस टीम को भेजिए, कहाँ लिखा गया किस कानून में? क्या कह रहे हैं आप गुरु प्रकाश जी से पूछिए। मैं पूछूंगा। माजिद हैदरी, एक मिनट। नाजिया प्लीज सभी लोग एक साथ नहीं बोले। दानिश कुरैशी, आप गेस्ट टीम को सर वो आर्टिकल फॉरवर्ड करिए, गेस्ट टीम मुझे भेजेगी और फिर मैं उसके बाद आपसे इस पर बातचीत करूंगा। माजिद हैदरी, बहुत स्पेसिफिक होकर बात करिए सर, इधर उधर की बात ऐसे वैसे ये मत करिए सर प्लीज। राकेश भाई, स्पेसिफिक बात करूंगा और डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इनसे सिंपल नहीं, यहाँ पर सब लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, कोई यहाँ पर अनपढ़ नहीं बैठा हुआ है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। हम लोग 20% के करीब अगर मुसलमानों की इस देश में जनसंख्या है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जम्मू कैबिनेट में एक भी मुसलमान मिनिस्टर क्यों नहीं है? भाई ये एक अलग बात है, ये एक अलग इश्यू है। लेकिन आप ये बताइए कि मुसलमानों से कौन सा भेदभाव हो गया? माजिद हैदरी, आप एक मुसलमान है, मुसलमान होने के नाते कौन सा आपके साथ दुर्व्यवहार हो गया इस देश में? अगर आपके पास कोई उदाहरण है तो दीजिए। तो घर के मुखिया से पूछेंगे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कहाँ मिला, कितना मिला, नहीं मिलना चाहिए, ये एक अलग इश्यू है। पाबंदी होती है। आप मुझे बताइए, सेकुलर राष्ट्र में हलाल खाने पर पाबंदी क्यों लग जाती है अचानक? आप खाने पर आ गए। नहीं, आता हूँ। अवनीश जी मैं आऊंगा, लेकिन एक टिप्पणी, क्योंकि आपको बड़ा जवाब देना होगा। रुक जाइए अब्बास हैदर, रुक जाइए। अब्बास हैदर, MY समीकरण आपका, इसीलिए बार बार ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की मुसलमानों के साथ अत्याचार, इसीलिए असद में मुस्लिम दिखता है, अतीक में मुस्लिम दिखता है, मुख्तार में मुस्लिम दिखता है, और इसीलिए आप लोग ये कहते हैं कि मुसलमान असुरक्षित हैं। देखिए, मुझे लगता है कि देश में आज ज़्यादातर नागरिक असुरक्षित है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भय और द्वेष का वातावरण बनाया है, इन्होंने भाई में झगड़ा फैलाने का काम किया है पूरे देश में। मुझे लगता है देश के नागरिक अब असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। और आज जो पटना में बैठक हुई, कहीं ना कहीं हमारे देश की जनता और विपक्षी जो एकजुटता है उसकी मिसाल है। किस प्रकार से एक नव जागरण उस सम्मेलन में, उस मीटिंग में देखने को मिला, किस प्रकार से सारे विपक्षी पार्टियां अपनी पार्टी, अपना व्यक्तिगत जो उनका अपना व्यक्तिगत फायदा है या वो उसको छोड़ करके देश हित में एक साथ एकजुट हुए हैं। तो मुझे लगता है एक पूरे देश को संदेश जाता है। मुझे लगता है कि सारे विपक्षी दल लामबंद हैं कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना, और मुझे लगता है देश की जनता विपक्षी पार्टियों के साथ है। और सवाल यहाँ पे किसी एक समुदाय, किसी जाति, किसी धर्म का नहीं है, सवाल देश की जनता का है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अगर 23 करोड़ लोग गरीब हुए हैं तो वो हमारे देश के हैं, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, पिछड़े भी हैं, अगड़े भी हैं, सब हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर सारे देश के नागरिकों को पक्का घर देने की बात कही थी 2022 के अंत तक, तो वो किसी को नहीं मिला, वो किसी भी धर्म के हो। तो सवाल आज भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं का है, सवाल भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों का है। मुझे एक बात बता दीजिए, उसके बाद अवनीश जी और फिर नाजिया आपके पास आऊंगा, और गुरु प्रकाश उसके बाद आप एक साथ जवाब दीजिएगा। नहीं, एक मुझे बात बता दीजिए। आपने कहा नया जागरण हुआ है, विपक्षी एकता होनी चाहिए। चलिए, लोकतंत्र में यह अच्छी बात होती है, विपक्ष को ताकतवर होना चाहिए। लेकिन उसी में से एक नेता चले जाते हैं और एक स्टेटमेंट जारी कर देते हैं कि यहां तो एक राय है ही नहीं, मुझे कोई साथ ही नहीं दे रहा। भाई, दूसरी बात है, क्या ये इस नए जागरण में सहमति बन गई है कि 80 की 80 सीटों पर आपको समर्थन मिलेगा? आपका सीधा मुकाबला बीजेपी से होगा।
बिल्कुल, आपने दो सवाल पूछे, मैं बहुत स्पष्टता से जवाब दूंगा। पहली बात, मैं उस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन दूसरी बात, जहां तक खबरें आई हैं तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ऑर्डिनेंस का जो मसला है उस पर दो पार्टियों के बीच में निश्चित रूप से मतभेद है, लेकिन वो लोकसभा चुनाव को लेकर के नहीं है, ये एक बात स्पष्ट है। दूसरी बात, जहां पे आपने हमसे सवाल पूछा उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी ने भी ये बात स्पष्ट करी है कि ये पहली बैठक है और बहुत जल्द दूसरी बैठक होगी और आगे जैसे जैसे बैठकें होती जाएंगी जो मतलब कुछ भी क्लियर नहीं है ना आज की डेट में। कौन सी पार्टी कहां पे कितनी सीट पे लड़ेगी, ये स्पष्ट होता है एक बैठक में। आप बताइए। दूसरी बात, आप कह रहे हैं लोकसभा चुनाव की बात नहीं। अरे भाई, आम आदमी पार्टी ने यह कह दिया हम विपक्ष की किसी बैठक में नहीं आएंगे जब तक कांग्रेस पार्टी ये ना कहे कि हम अध्यादेश पर समर्थन दे रहे हैं, तो ये तो खत्म। आपकी बैठकों में नहीं आएंगे आगे से वो। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। सारी पार्टियां एकजुट हैं, सारी पार्टियां एक मत है। भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए सारी पार्टियां एक मत है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक मसला दिखाई दे रही है। आप अब्बास हैदर की बातों में आपको सच्चाई, कुछ भविष्य दिखाई देता है विपक्षी एकता का। एक बैठक में मतलब आप ये चाहते हैं कि हम एक बैठक में आपको लिस्ट दे दे, आप चैनल पे फ्लैश करते कि कौन सी सीट पे कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो ये कभी राजनीतिक दलों में नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी से भी लिस्ट मांग लीजिए कि कौन सा प्रत्याशी कौन सी सीट से लड़ेगा, तो ये चुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे स्थिति स्पष्ट होती जाएगी। और बहुत जल्द दूसरी बैठक होगी। नहीं, जब भी लिस्ट आप देंगे हम फ्लैश करेंगे, उसकी चिंता मत करिए। आजकल 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद जब भी आप लिस्ट देंगे अब्बास हैदर साहब, हम उसे फ्लैश करेंगे, बिल्कुल सबसे पहले फ्लैश करेंगे। अवनीश जी, जब भी देंगे ये आप अगर एक बैठक में एक दिन में 2 घंटे में, ठीक है सर, एक ब्रेक लेना है, 2 मेहमान बच्चे हैं, मैं उनकी टिप्पणी ले लूं, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। अवनीश जी रुक जाइए, अब्बास हैदर। अवनीश जी, राकेश जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं और मैं अपेक्षा ही रखता हूं कि बीच में कोई ना बोले। मेरी बातों से मतभेद हो सकता है, सहमति हो सकती है, लेकिन बीच में ना बोले। जो भी आपको मुझे लगता है कि करेक्ट करना वो बाद में कीजिए। राकेश जी, बात बड़ी साफ सी, अगर विपक्षी एकता की बात है, 15 दल थे, 15 दल में से कितने दलों के बारे में तो ये कि वहां पर सिर्फ नेता है, कार्यकर्ता नहीं है, सीट नहीं है। सीपीआई के पास शायद पूरे लोकसभा में 2 सीट हैं। ये जो एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के पास कितनी है? जनता दल सबसे बड़ी कमजोर कड़ी तो नीतीश कुमार ही है विपक्षी एकता में, क्योंकि वो जितनी बार हैं उनके साथ वाले कहते हैं कि कल को क्या रातों रात क्या ये फैसला ले लेंगे, कुछ मालूम नहीं है। जहां तक बात सवाल विपक्षी एकता का, उसमें आपने अब देखना, मैं मानता हूँ हाइपोथेटिकली मान लो सब आ गए, सब एक साथ लड़ेंगे, एक सीट पर एक होगा, मैंने मान लिया। उसके बाद क्या देश की जनता नरेंद्र मोदी से नाराज है? क्या नरेंद्र मोदी को हटाना चाहती है? इसका जवाब नहीं मिलता। इसका जवाब मिलता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो सब मिल करके, कितने भी मिल करके जितना मर्जी लड़ लें। और पहली बार नहीं हो रहा ऐसा, यूपीए भी था, उसमें भी बहुत सारे दल थे। ये सारे इनमें से कोई ना कोई दल रहा है। इसलिए ये विपक्षी एकता की बात जो है वो जितना मर्जी बैठ के कर ले, जितनी मर्जी आपस में मिल लें, उनके भीतर को एक दूसरे को निपटाने की होड़ लगी हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सच है। अंदर ही अंदर वहां बैठ करके सब माइक के सामने बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह करके कि हाँ हम सब साथ हैं, सब बहुत बढ़िया है, वास्तव में सबको अपनी अपनी राजनीति करनी है। और सच्चाई है, ये यथार्थ है। नहीं, सब अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है नाजिया, उसके बाद मैं ठीक आपसे शुरू करूंगा। दानिश कुरैशी, आपसे शुरू करूंगा। दानिश कुरैशी ने जो आर्टिकल दिखा रहे थे, अगर आ गया हो तो गेस्ट टीम जरा मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं उसको देखूंगा और उस पर भी सवाल करूंगा। जल्द वापस लौटते हैं। मुसलमान लोकतंत्र को लेकर जो परिभाषा गढ़ी जा रही है विपक्ष के द्वारा, क्या विपक्ष उसमें एक्सपोज हो गया है? मैं दानिश आपके पास आऊंगा। जो आपने आर्टिकल भेजा, हमारी गेस्ट टीम से नेहा मौजूद थी पीसीआर में, उन्होंने हम तक वो आर्टिकल भेज दिया, मैं उसको लेकर आपके पास आता हूं। लेकिन उससे पहले नाजिया की चूंकि बात पूरी नहीं हो पाई थी, नाजिया अपनी बात पूरी करिए। जी, मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि मुसलमानों के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है। आज भारत पहली बार 9 साल में तरक्की और स्मार्ट इंडिया कहला रहा है। पूरी दुनिया में भारत को सर्वप्रथम रखा जा रहा है। ये मुसलमान चाहते क्या है कि दोबारा कश्मीर में पत्थरबाज बाहर निकले, दोबारा महाराष्ट्र में अजमल खत्ताब आए। नहीं, नाजिया प्लीज जनरलाइज मत करिए कि ये मुसलमान चाहते क्या है। नहीं, इस देश का आम मुसलमान बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं चाहता। मुट्ठी भर लोग हैं जो प्रोपेगेंडा रचते हैं, तो प्लीज आप इसमें जनरलाइज मत करिए। भाई, मैं उन्हीं के लिए कह रही हूँ कि हमारा क्या चाह रहे हैं कि हमारे देश की मुस्लिम महिलाओं को अधिकार न मिले, हमारे देश की मुस्लिम महिलाओं को पॉलीगैमी और हड़प के शिकार से बचाया ना जाए। 3 तलाक बैंड होता है तब इनको दर्द हो जाता है। ये मुसलमान नेताओं को जो लोग बैठते हैं मुसलमान का ठेकेदार बन के, आपने क्या किया? पिछले 75 साल में
जीडीपी 7.2% पर इंप्रूव किया है। आप कहते हैं देश कहां चला जा रहा है? अरे देश तो इतना खूबसूरत और इतना इंप्रूव हुआ है कि इकोनॉमिक से देखिए, जीडीपी से देखिए, सब जगह ऊपर है। इनके सर में और इनके पेट में दर्द इसलिए मचा है क्योंकि ये जो सरकार बैठी है ये मुसलमान महिलाओं के पेन को, दर्द को, आंसू को समझ रही है। ये इनकी दुर्नीतियां और इनका जो सुरक्षा कवच इस्लाम का था वो खोल करके ये बताया जा रहा है, ये सरकार बता रही है कि तुम कहां गलत हो। ये इनको हजम नहीं हो रहा है। ठीक है नाजिया, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। आप दानिश कुरैशी और गुरु प्रकाश आपके पास आता हूं। पहले दानिश, जो आपने आर्टिकल भेजा है, मुझे इस कानून के बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं, लेकिन आर्टिकल के हिसाब से जो मैंने पढ़ लिया वो बताता हूं। एक तो डिस्टर्ब एरियाज एक्ट है, शायद हो सकता है पूरे गुजरात में हो नहीं। इस पूरे आर्टिकल में कहीं नहीं लिखा है कि मुसलमान कोई प्रॉपर्टी खरीद या बेच नहीं सकता है। वन रिलीजन टू अनदर रिलीजन की बातचीत है, तो किसी स्पेसिफिक रिलीजन पर यह बात लागू नहीं होती है। तो सर, ये प्रोपेगेंडा मुस्लिम के नाम पर मत खेला करिए मेरे सामने। अब सुनिए, मुझे बताइए इसमें कहां मुस्लिम लिखा हुआ है? अरे पांडे जी सुनिए, अच्छे से देखा नहीं, उसमें पिटिशनर दानिश कुरैशी है। अरे पिटिशनर आप हैं, दानिश कुरैशी आप पिटिशनर हैं, आप पिटिशनर हैं, लेकिन मुझे बताइए कि इस पूरे आर्टिकल में कहां लिखा हुआ है कि दानिश कुरैशी चूंकि मुस्लिम है इसलिए गुजरात में कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते? मुझे कहां लिखा हुआ है? ओके, अब सुनिए, देखिए पूरे गुजरात के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें आप इंटरफेथ प्रॉपर्टी नहीं खरीद। नहीं दानिश कुरैशी नहीं सर, नहीं सर, देखिए मैं इस मंच का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के लिए बिल्कुल नहीं करने दूंगा। आपकी जो बात है आप कहिए, मुझे एक लाइन दिखाइए। इंटर रिलीजन की बात हो सकती है, वन रिलीजन टू अनदर, लेकिन मुझे इसमें दिखाइए कि चूंकि दानिश कुरैशी जो कि इसमें पेटिशनर हैं, वो गुजरात के किसी भी इलाके में इसलिए प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते कि वो मुस्लिम है। कहां लिखा हुआ है सर इस फैक्ट में, इस पूरे आर्टिकल में कहां लिखा हुआ है? आप उसको पढ़िए अच्छे से। मैं पढ़ लिया सर, मैं पढ़ लिया सर। इसमें एक तो कहीं मुस्लिम वर्ड यूज नहीं किया गया है, कहीं मुस्लिम वर्ड यूज नहीं किया गया इस पूरे आर्टिकल में। मैंने पढ़ लिया सर, पूरा आर्टिकल पढ़ लिया। गुजरात सरकार का पूरा कानून है डिस्टर्ब एरिया एक्ट, जिसके अंदर में आप एक धर्म से दूसरे। अरे तो भाई एक धर्म से ना, वो तो हिंदू पर भी फिर लागू होगा, वो तो सिख पर भी लागू होगा, वो मुस्लिम पर कहां से लागू होता है अकेले? जो आप थोड़ी देर पहले आप खेल रहे थे प्रोपेगेंडा कि आप मुस्लिम है इसलिए प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। मुझे ये बताइए कि देश में कौन सी जगह कानून है जहां एक मुसलमान कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता? अरे फिर भाई बात नहीं दानिश बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कानून अगर आप पर लागू होता है तो हिंदू पर भी लागू होगा, वो सिख पर भी लागू होगा। प्रॉब्लम यही है कि आप क्यों ऐसा कानून बनाएंगे? नहीं, अरे आप तो कह रहे थे कि सिर्फ मुस्लिम के लिए कानून है। नहीं, आप तो कह रहे थे सिर्फ मुस्लिम के लिए कानून है ना। दानिश कुरैशी इसलिए प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते कि वो मुस्लिम है। अरे हैं, मैं आपको नंबर और सुनिए, अकेले आप पेटिशनर नहीं है भाई, इसमें एक निशांत वर्मा है, वो भी पेटिशनर है, हिंदू भी पेटिशनर है। तो ये मुस्लिम वाला प्रोपेगेंडा मत खेलिए। आप गुरु प्रकाश आइए, ठीक है, गुरु प्रकाश वही क्लेम है, ठीक है। More Muslims got government scholarship under Modi government during Congress-led UPA 2. मुसलमान समाज के युवाओं को यूपीए की तुलना में मोदी सरकार में ज्यादा स्कॉलरशिप मिला है। आप जूम करके देख सकते हैं इसको। गुजरात के लगातार सिर्फ सुनिए, गुजरात के 17 अब अरे भैया आप सुनो, 7 डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी 17 नहीं 7 डिस्ट्रिक्ट है। आप देखिए, ऐसा है आप इस मंच का दुरुपयोग मत करिए। नहीं, अरे आपको अपने बारे में बोला आपने, अभी आप फिर से दोबारा बोल रहे हो। आप इस बात को स्वीकार करो, इस देश में लोकतंत्र है भैया, इस देश में शरिया नहीं है। दानिश मैं बीच में आता हूं सर, प्लीज गुरु प्रकाश को अपनी बात पूरी करने दीजिए। गुरु प्रकाश, आपको 30 सेकंड अनइंटरप्टेड। दानिश आप बिल्कुल नहीं जवाब दे पाए। मैं बार बार कहूंगा, आपने सिर्फ प्रोपेगेंडा खेला मुस्लिम के नाम पर। कहीं नहीं लिखा है कि एक मुस्लिम गुजरात में नहीं खरीद सकता प्रॉपर्टी इसलिए कि वो मुस्लिम है। तो सर प्लीज मोरालिटी ये कहती है कि आप शांत रहिए। अनइंटरप्टेड 30 सेकंड गुरु प्रकाश को। देखिए, नेशनल टेलीविजन पे आकर के इस प्रकार का प्रोपोगेंडा फैलाना, इससे ज्यादा दुखद, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस व्यक्ति को भी एक्सपोज किया। नेशनल टेलीविजन पे जिम्मेदार मंच पे आकर के आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में रामपुर हो, आजमगढ़ हो, मुस्लिम डोमिनेटेड सीट से कौन जीता है? भारतीय जनता पार्टी जीती है। आपको नहीं दिखेगा एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाना था, आप लोगों ने बनाया था क्या?
मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर सिकंदर बख्श साहब आप लोगों ने बनाया था क्या? शहनवाज हुसैन देश में सबसे यंगेस्ट यूनियन मिनिस्टर आप लोगों ने बनाया था क्या? मुसलमानों में भी जो गरीब है, मुसलमानों में भी जो पिछड़ा है, पसमानदा मुसलमानों का कल्याण हो, पसमानदा मुसलमानों का विकास हो, ये चिंता आपने की थी क्या? ये चिंता सिर्फ और सिर्फ भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। आंकड़े कहते हैं मुसलमान समाज के युवाओं को यूपीए की तुलना में ज्यादा स्कॉलरशिप मिला है। आंकड़े कहते हैं गैस कनेक्शन हो, आवास योजना हो, आज मुसलमान लाभान्वित हो रहा है, सशक्त हो रहा है, मुस्लिम महिलाएं सशक्त हो रही है, तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। गुरुप्रकाश जी मैं आता हूं सर, शरिया नहीं है, इसको बात को गांठ बांध लीजिए आप। ठीक है अवनिजेश जी 30 सेकंड आपको भी। दानिश कुरैशी एक्सपोज हुए हैं और एक्सपोज इसलिए कि कहीं भी नहीं लिखा है कि वो एक मुस्लिम है इसलिए प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते गुजरात में। तो ये साबित हो रहा है कि मुसलमानों के नाम पर कैसे सियासत होती है इस देश में। राकेश जी दानिश कुरैशी के हिसाब से गुजरात में एक भी मुसलमान के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इनके हिसाब से तो ये है। पहली बात मैं बता दूं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम मुसलमानों के मध्य, मैं बाकी की तो बात कर ही नहीं रहा हूं, सिर्फ मुसलमानों की बात करूं, सबसे ज्यादा गुजरात में है। सबसे ज्यादा गुजरात में क्यों लागू कर रखा है? गुजरात का उद्योगपति, गुजरात का एंटरप्रेन्योर, उसमें मुस्लिम्स की कितनी भागीदारी है? दानिश कुरैशी अगर साहस और हिम्मत हो तो इसको झुठला दो मेरे सामने। आज बात यह है कि इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार से मुसलमानों को दिक्कत नहीं है, मुस्लिम राजनीति करने वालों को दिक्कत है। जो अब तक मुस्लिम राजनीति करके सत्ता की मलाई चाटते रहे, दिक्कत उनको हो रही है। इनको चाहिए टिकट, इनको मुसलमानों को भला नहीं चाहिए। ये गिनते हैं कितने मंत्री हैं, अरे 4 मंत्री बन गए अब तक। कितने 65 साल में जितने मुख्यमंत्री बने, जितने मंत्री बने, उनसे क्या भला हो गया? उनके हिसाब से 65 साल में मुसलमानों को कहां से कहां पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन नहीं पहुंचे ना। तो इसलिए इनको तो चाहिए 2-4 लोगों को टिकट मिल जाए, वो सत्ता की मलाई खाते रहे, बाकी पसमानदा मुसलमान हो, आम मुसलमान हो, पंक्चर लगाता रहे, बढ़ई का काम करता रहे, ये टैक्सी चलाता रहे, इसके अलावा कुछ ना पहुंच पाए। ये है इनकी राजनीति का यथार्थ। ठीक है अब्बास हैदर, 92 सीटें जो अभी पार्टी के पास हैं, मुस्लिम वोटर 16 सीटों पर 50% से ज्यादा, 11 सीटों पर 41 से 50% ज्यादा, 24 सीटों पर यह आंकड़ा अलग है। हाल फिलहाल में रामपुर आप लोग हार गए, आजमगढ़ हार गए, फिर भी आप कहते हैं कि मुसलमान मोदी को पसंद नहीं करता है, बीजेपी को पसंद नहीं करता है। देखिए राकेश जी, जो जिस रामपुर की आप बात कर रहे हैं, तो रामपुर में जो उपचुनाव हुए उसमें वोटिंग परसेंटेज 20% से अधिक घटा है सिर्फ 2 वर्षों में। ये स्थिति है। किस प्रकार से वहां पे वोटिंग करने नहीं जाने दिया गया, किस प्रकार से आधार कार्ड देख करके वोटिंग कराई गई थी, खुलेआम धांधली हुई है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में, क्या देश में इससे पहले इस प्रकार से खुलेआम धांधली कहीं नहीं हुई। नहीं, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, रिपोर्ट की है। ये अब्बास हैदर साहब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं सर। मैं अभी आपसे पूछूंगा, एक मोहल्ला, एक गली, एक आदमी का नाम बता दीजिए। आप देखिए राकेश जी कितने परसेंट वोट घटा है। उस समय मैंने सवाल पूछा था समाजवादी पार्टी के नेता से, बाकायदा वीडियो सामने आए हैं, बाकायदा तथ्य सामने आए हैं। मैं कोई हवा में बात नहीं करता हूँ, बाकायदा वीडियो तथ्य सामने आए हैं कि पुलिस आधार कार्ड चेक करके भेजने देगी। चुनाव आयोग ने किस पुलिस को अधिकार दिया है कि वो आधार कार्ड भेज के अंदर करे? बाकायदा सामने आए, बाकायदा ये चीज सामने आई है कि किस प्रकार से इतना वोट परसेंटेज। नाजिया 20 सेकंड, फिर माजिद आपसे लास्ट कमेंट लूंगा मैं। आपके सबके सामने अब्बास हैदर साहब प्लीज, वक्त थोड़ा कम है, मैं 2 कमेंट लेना चाहता हूँ। नाजिया 20 सेकंड, शायद 20 सेकंड। ये जितने भाई इस्लाम के ठेकेदार और मुसलमान के ठेकेदार बन के ये बैठते हैं ना, एक तो इतना बोलते हैं कि सुनने का पेशेंस तो इनके अंदर रहता नहीं है, कभी भी अच्छे लिसनर तो बन नहीं सकते हैं। देखिए आज हम लोगों को इतना फ्रीडम एहसास होता है, महसूस होता है कि पहली बार मुस्लिम महिलाएं अकेले हज पर जा रही हैं। 4,500 से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं हज पर जा सकती हैं। ठीक है नाजिया, वक्त कम है। माजिद 10 से 15 सेकंड प्लीज इसमें बाइंड अप कर दीजिएगा कि हज यात्रा की बातचीत, जो बातें अभी नाजिया कह रही थी, इसके बावजूद भी बीजेपी से चिढ़। राकेश भाई, धर्म को भूल जाइए। इस देश के हर लिबरल सेक्युलर व्यक्ति के सीने में दर्द है, ठीक वैसा ही दर्द है जैसा सेंथिल बालाजी के सीने में दर्द था। अब वो चक्कर आके गिर गए, हम अभी भी बात कर पाते हैं, यही फर्क है। हम सबों के सीने में दर्द है, जो कोई सेक्युलर लिबरल है, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सबों के सीने में दर्द है। नहीं सर, ये मुसलमान नहीं खेलिए। मैं आपसे पूछूंगा, एक योजना बता दीजिए कि किसी को ना उसका फायदा मिला हो कि इसलिए कि मुसलमान है। आप नहीं बता पाएंगे।
जिस तरीके से दानिश अभी जवाब नहीं दे पाए। वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।